थोड़ा वो लेट आएगा, वो नोट्स फिर अपने देख लेगा बाद में। तो लैटिस एनर्जी जो है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक तो हमने लिखा था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic solid is found from constituent gaseous ions। ये एक तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर पहले से बना हुआ है, एक लैटिस पहले से फॉर्म्ड है और उसको हमें ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लिखेंगे, इसमें मैं एक और इसका तरीका डेफिनेशन दिखाता हूँ, उसका भी हमें अप्रोच पता होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the 1 mole of ionic crystal into its gaseous constituent ions। ध्यान से देखो भाई, अगर मेरे पास NaCl हो क्रिस्टल फॉर्म में, और इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके हम Na+ बनाएं गैसियस, और Cl- बनाएं गैसियस, तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? यू। यहाँ पे जो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो हमें याद रखना है, जब हम एनर्जी तोड़ने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे यू की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी इस रिएक्शन के लिए। लेकिन जब हम Na+ और Cl- से गैसियस फॉर्म में लेकर के NaCl को फॉर्म करते हैं, तब भी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं। बट ये जो है वो नेगेटिव आंसर आता है। कैसा आता है? नेगेटिव, क्योंकि रिलीज होती है। गर्भ्याश अभी ज्वाइन कर रहा है। तो देखो, ये रिएक्शन को केवल हमने रिवर्स किया है। इसमें अगर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, तो एक रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो डेल्टा H का साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे लैटिस एनर्जी ब्रेक करने के लिए यूज हो रही, दैट इज पॉजिटिव, और Na+Cl- में रिलीज हो रही है। तो जो इसका साइन है ये चेंज हुआ है, बट जो मैग्नीट्यूड होगा पर मोल वो सेम रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। हम ब्रेकिंग ऑफ बोल सकते हैं। बात कहाँ से स्टार्ट किया था सर? यही से स्टार्ट किया है। लैटिस एनर्जी ना? हाँ, आज का ये टॉपिक यहाँ पे लिखा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज टॉपिक, लैटिस एनर्जी से। तो अब हम लोग फैक्टर्स को देख लें क्या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। पहला जो फैक्टर है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ
लास्ट क्लास में ये लिखाया था कि मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनायंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसलिए बताया था यू जो है वो चार्जेस पे डिपेंड करेगा, where Q1 plus is the charge on cation and Q2 minus charge on anion। नंबर दूसरी चीज जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे जो साइजेस होते हैं एनायन के हों या कैटायन के साइज हों उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जो लैटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितना हम बड़ा साइज करेंगे कॉम्पैक्टनेस उतनी कम हो जाएगी। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो एक साथ इसको जो हम देखते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा U अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो लास्ट क्लास में याद होगा एक फिगर बना के मैंने समझाया था। मान लो एक ये कैटायन है और इससे टचिंग एक एनायन है। हाँ, एक कैटायन है और इससे टचिंग एक एनायन है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है R प्लस प्लस R माइनस। जितनी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होगी उतना इसके अंदर गैप होता चला जाएगा, क्योंकि ये अगर बड़े बड़े होंगे तो फिर जो हम इनको अरेंज करेंगे तो गैप्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें गैप कम से कम रखना है, इसलिए अगर हम लोग R प्लस R माइनस की वैल्यू को कम करते हैं तो लैटिस एनर्जी बढ़ता है। मीन्स, हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ भी कर दे रहा हूँ। मीन्स इफ साइजेस ऑफ cation and anions are small, then packing will be more compact, will be more compact and lattice will be strong, lattice will be strong, hence lattice energy, hence lattice energy will be higher। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लें। सर फर्स्ट हाँ सर Sure. इसका Sure. Sure. अब बोलो कहाँ पे देखना है? हेलो, पूरा लिख लिया है ये? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं, बोलो ओम। क्या बोल रहे हो ओम? नहीं सर, मुझे लगा आप सुन नहीं पा रहे हो गया ना। हाँ, एक बच्चे ने बताया था, ऊपर कर दीजिए सर। ठीक है, किसी का भी रह गया हो तो मुझे बताएगा, मैं लिख दूंगा। ये सेम चीज मैंने कल भी लिखाई थी, बट एक बार इसको रिपीट कर दिया है क्योंकि इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं।
देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं अब एक क्या लेते हैं एग्जांपल, NaCl, MgCl2, AlCl3। बताओ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस किसका होगा। देखो अभी तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक 56 से 68 हो गए हैं, तो 15 मिनट लेट हैं 12 पीपल्स। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज जिसका स्टार्टिंग का छूटेगा उसको क्लास में समझ नहीं आएगा। देखिए बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, AlCl3 वाला गाट का आंसर करेक्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है बच्चे, बताओ कौन सा आयन कॉमन है। क्लोरीन कॉमन है कि नहीं है, बोलो। जो कॉमन आयन है उसको छोड़ दो, उस कॉमन आयन को क्या करना है, नहीं देखना, क्योंकि वो तो कॉमन ही है सब कहीं पे। अब देखना किसको, सोडियम को, मैग्नीशियम को और एल्यूमिनियम को। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम किस फॉर्म में है, बोलो। तो Al+3 सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, बोलो। Al. एल्यूमिनियम। हाँ तो चार्ज ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, इधर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज। दोनों ही फैक्टर से लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो देखो दोनों फैक्टर से ही हमारा सपोर्ट हो रहा है, इधर जाने पे लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो Cl तो हमारा कॉमन आयन था, इसलिए ये लैटिस एनर्जी का हमारे पास क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। अच्छा ये तुमने बता दिया बहुत। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में लेता हूं एक, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड। बताओ लैटिस एनर्जी किधर से किधर डिक्रीज होगी, ऑर्डर बताओ, ट्राई टू सॉल्व। LiCl की सबसे ज्यादा होगी। हाँ वेरी गुड। देखो अब बच्चे Cl- तो कॉमन है ना, और K+ और Li+, तो यहाँ देखो Cl- क्या है, कॉमन। Cl- तो हमारा कॉमन है, वो तो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब हमें कैटायन देखना पड़ेगा। कैटायन जो है Li से लेके CS तक क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज हो लेफ्ट रहा कैटायन का साइज इंक्रीज। तो बताओ फिर लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले से ये वाला जो है, इससे भी देख के बता सकते हो, Q1 + Q2- अपॉन R++R-। क्या दिख रहा है कि भाई चार्ज भी सेम है, सिर्फ कैटायन का साइज हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब ये पूरी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा। तो लैटिस क्या होगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज, डिक्रीज। ये आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन शुरू करना है मुझे, ओके। देखो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, लैटिस एनर्जी का ये हमें डायग्राम बताना था ना, सॉरी ऑर्डर बताना था। कोई डाउट है तो पूछो।
ओके सर हम चार्ज का प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड देखते हैं ना बस। हाँ, ये तो मैग्नीट्यूड लेना है। इसमें एनर्जी जो है वो तो वैसे भी इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन जब होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी आती है, नेगेटिव। जैसे कैटायन एनायन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये कैटायन फ्री नहीं है, एनायन जो है ये फ्री नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैटायन और एनायन है, एक दूसरे को दोनों खींच रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो ये सिस्टम जो है ये फ्री नहीं है, एक दूसरे से क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेंगे, बट अगर तुम्हें u का वैल्यू निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी है, कैसी है, विद साइन रखोगे तो नेगेटिव में आएगा, एनर्जी किस में आएगा, नेगेटिव में, इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जो डेल्टा एच लिखते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी रिलीज हुई या एब्सॉर्ब। तो जब ये बनते हैं तब तो एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर तुम्हें इसको हटाना है, अलग अलग ब्रेक करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, then it will be positive. If we are going to break a crystal, then we have to provide energy. उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि कैटायन एनायन एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी जो है उनके सिस्टम की नेगेटिव हो चुकी है, उनको फ्री करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो ये यू की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने सिखाया उसमें डिपेंड करता है तुम कैसे निकाल रहे हो। तो यू की वैल्यू अगर डायरेक्ट लैटिस से निकालोगे तो नेगेटिव आएगी, लैटिस ब्रेक करोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिंपल है, आसानी के साथ समझो इसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एक तो देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज तो सॉलिड स्टेट में ही पढ़ोगे, 12th में चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की वो क्या है, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। सॉलिड फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कैसे सॉलिड होते हैं ये, क्रिस्टलाइन। हाँ, हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल। मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर नहीं है। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जैसे कि Fe हो गया, है ना, या कोई एक प्योर मेटल हो गया, कोई भी ले लो, सिल्वर है, कैल्शियम है, तो ये जो है ये ब्रिटल नहीं होते हैं। ये बहुत ही कैसे होते हैं बताओ, डक्टाइल, मलिएबल, इनके अंदर ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे नमक है NaCl, तो ये NaCl जो है ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं रखता, ये सॉलिड है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन ये कैसा होता है, बोलो, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है कि अगर इस पे थोड़ा सा भी हम फोर्स के साथ मारेंगे तो ये टूट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, जैसे नमक है, नमक के ऊपर मारते हैं तो टूट जाता है अगर उसका कोई हमारे पास एक टुकड़ा है, इजिली ब्रोकन होता है। अब जैसे तुम्हारे पास दूसरा कोई सॉल्ट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, या फिर कोई सॉल्ट है तुम्हारे पास, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, तो इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड ब्रिटल। अच्छा, इनके अंदर हार्डनेस कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्रिस्टलाइन क्यों है, क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, क्रिस्टल बना होगा, पाउडर्ड फॉर्म में नहीं मिलते, सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म, सॉरी पाउडर्ड फॉर्म नहीं, कैसे मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म। इस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं, ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे। ये जो है अपना एक अलग ही चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर आएगा ये कैसे एक दूसरे से टच करते हैं, ये वाला भी टच करता है, तो इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो अभी उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस ये समझो कि ये इसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अभी देखो एक आ रहा है कोई 73 नंबर, दूसरा पॉइंट इसके क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है।
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी हाई होते हैं। इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयुष 74 नंबर पे है। तो अभी 4:30 तक ये ज्वाइन करते हैं बच्चे, ऐसा भी है। इसको रोकना होगा तो फिर कई बच्चों क्लास छूट जाएगी। कंडक्टिविटी कैसी होती है बताओ? क्या सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी दिखाएंगे? नो सर। नो सर। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, पानी में घोलने पे या किसी सॉल्वेंट में घोलने पे क्या करेंगे? ये फ्री आयंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ऐसा भी मतलब इसके अंदर क्या आ जाएंगे? फ्री आयंस। क्या आएंगे? फ्री आयंस। जैसे अभी NaCl तुम्हारे पास रखा है, तो बताओ क्या इसके आयंस फ्री हैं? नहीं। अब इसमें तुम लाइट पास करा रहे हो तो नहीं पास होगी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसको, नमक को पानी में घोल दिया, वाटर में डाला, थोड़ा सा नमक डाला स्वादानुसार, उससे क्या हुआ? ये टूट गया किसमें? Na+Cl- में। अब इसके अंदर फ्री आयंस हैं। अब इसके अंदर अगर लाइट पास कराओगे तो तुरंत पास हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसके अंदर करंट क्या होगी? अब पास करेगी, क्योंकि इसके अंदर कैसे आयंस हैं? फ्री आयंस। तीसरा है मॉल्टेन फॉर्म। मॉल्टेन फॉर्म दैट इज NaCl liquid also conduct electricity। क्यों? क्योंकि मॉल्टेन फॉर्म में Na+Cl- फ्री हो जाते हैं। हाँ, मॉल्टेन का मतलब होता है घुला हुआ, पिघला हुआ, मेल्टेड, जिसको मेल्ट किया गया हो। तो मेल्ट करोगे ना तो Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। इतने फ्री हो जाएंगे कि मोबाइल हो गए। कैसे हो जाते हैं ये? मोबाइल। मोबाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं। सर एक क्या मिनट, कर? फर्स्ट पॉइंट दिखाओ। मूव कर सकते हैं। हाँ। तो बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कहाँ पे होगी? सॉल्यूशन में होगी या फिर मॉल्टेन में होगी? सर मोल्टेन। गोल्डन। नहीं, मॉल्टेन में क्या होगा? क्योंकि आयंस जो हैं सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में बदले, अभी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो पाए, है ना? हल्का हल्का उनके बीच क्या है? अट्रैक्शन है। फिर भी तभी तो वो वेपर नहीं बना अभी तक। जब वेपर बन जाएगा तब बिल्कुल अलग होंगे। तो ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा? Na+ और Cl- काफी ज्यादा फ्री है, H2O मॉलिक्यूल्स उनको घेरते हैं। तो ये Cl- और Na+ अलग हो जाता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा किसमें कंडक्ट करेगा? सॉल्यूशन में, मॉल्टेन से भी ज्यादा। ठीक है, नोट हो गया ये? चौथा पॉइंट लिखिए, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू गेट डिजॉल्व, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना? सॉल्वेंट तो पता ही है, एबिलिटी टू गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। कितने टाइप के होते हैं? पोलर और नॉन पोलर। तो जैसे पोलर सॉल्वेंट जो हैं उसमें ज्यादा डिजॉल्व होते हैं यानी कंपाउंड। तो एक लाइन याद रखना, सेम डिजॉल्व सेम, ये एक लाइन है, इसको याद रखना, इससे काम होगा। या इसको ऐसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक।
मतलब जो एक जैसा है ये सर वो एक ये दूसरे। बताया था स्टार्टिंग, अच्छा ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे। हाँ, तो जैसे जैसे हमने लिखा NaCl, तो ये चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, Na+Cl-। और जैसे पानी ले लिया, तो ये पानी जो है ये है कैसा, पोलर सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट है, पोलर। कैसे पोलर होता है, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, लोन पेयर्स यहाँ हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इस पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की साइड रहेंगे, ये बॉन्डेड वाले। तो इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल प्लस और डेल प्लस। ओवरऑल जो है इसका एक क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, आगे पढ़ने को मिलेगा अभी। लेकिन ये इसके अंदर क्या रहेगी, पोलैरिटी, मतलब चार्ज रहेगा, पार्शियल चार्ज रहेंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इस पे बने हैं। इसके जो पोल्स हैं वो कैंसल नहीं हुए। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है, जो H2O और NaCl का बनेगा, इसमें H2O पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम पानी को जब H2O में डालेंगे तो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे हाईली आयनिक कंपाउंड जो होंगे उनके बारे में लिख रहा हूं। आयनिक कंपाउंड्स आर highly soluble in which type, पोलर। polar solvents। पोलर जो भी सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक H2O है, अमोनिया है, एटसेट्रा, है ना, ये सब कैसे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, है ना। इसके अंदर पोलैरिटी होती है, चार्ज का सेपरेशन है। आयोडीन, बेंजीन, अल्कोहल ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। आयोडीन, बेंजीन, अल्कोहल कैसे होते हैं, पोलर, मतलब है ये क्या लिखा है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिस पे आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिस पे आ जाए। पोलर का मतलब जिस पे पोल्स हों। पोल्स मतलब है कि सेपरेशन दिखाता है, जैसे हम दिखाते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब दूरी है। एक तरीके से इनके अंदर क्या है, अलग अलग चीजें, नॉर्थ मतलब नॉर्थ है, साउथ मतलब साउथ है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ऐसे ही जब किसी पे चार्ज आता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स, की यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड चार्ज है। जैसे HCl मैंने लिखा है, तो HCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, और ये कैसा हो जाएगा HCl, पोलर। क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो Cl नेगेटिव पोल बन गया और हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल बन गया। लेकिन जैसे फ्लोरीन है, ये दोनों क्या है, दोनों फ्लोरीन है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रहेगा, तो ये नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बॉन्ड पर्टिकुलर कैसा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। और जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, चार्ज जो है सेपरेट हो रहे हैं, चार्ज क्या हो रहे हैं, सेपरेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पोलर। तो बताओ आयनिक कंपाउंड किस में डिजॉल्व नहीं होंगे, सर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। हाँ वेरी गुड, लेस सॉल्युबल इन विच, नॉन पोलर। और नॉन पोलर ज्यादातर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अल्कोहल। हाँ सर अल्कोहल होगा क्या? हाँ, अल्कोहल भी है, अल्कोहल थोड़ा सा पोलर है, बट अल्कोहल भी चलेगा, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड। क्या बोल रहे हो, आयोडीन। हाँ आयोडीन, हाँ हाँ आयोडीन भी सॉल्वेंट है, आयोडीन भी लिखो। अच्छा तुमने अभी आंसर भी दिया था, हाँ। तो ये सब हैं, ये कैसे सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर। देखो आयोडीन में भी ऐसे ही है ना, देखो ऐसा है ये, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
लेकिन जो सॉल्वेंट ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये हैं, जैसे बेंजीन। वही आज क्या सर आयोडीन गुड। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे लगा कुछ घर से किसी का डिस्टरबेंस है, मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? क्या लिख गए ये? यस ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ओके। हो गया सर, थैंक यू। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन भी होती है वो कैसी होती है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होता है। एक पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे, यहाँ पे कितना पॉइंट हुआ? 4 हुआ है ना। नंबर 5 पे लिखेंगे आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, तो याद रखें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स तो आयनिक रिएक्शंस which are fast due to free ions in solution। जैसे हमने लिया NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है बताओ? AQ लिखा है, उसका मतलब क्या होगा? एक्वस मतलब क्या है? डिजॉल्व्ड इन व्हाट? एक्वा मतलब क्या होता है? पानी। वाटर। हाँ, डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व्ड है बच्चों, तो उसको लिखेंगे एक्वस। अब इसमें हमने डाल दिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी डिजॉल्व हो जाता है। अब रिएक्शन जब होगी ना तो आयन एक्सचेंज होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे Ag और Cl आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट है। कैसा है? प्रेसिपिटेट, मतलब एक सॉलिड टाइप का नीचे बैठ जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? मान लो ये हमारा AgNO3 का सॉल्यूशन था, बाहर से तुमने NaCl डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा? AgCl। और AgCl बनने से ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? स्पॉन्टेनियस। साथ में क्या बनता है? NaCl। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, मींस वो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। रिएक्शन उस प्रेसिपिटेट के बनने की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट प्रेसिपिटेट जल्दी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मींस NaCl और HCl जैसे ही मिलाएंगे, विदाउट एनी डिले AgHCl बनता है। बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं ये? दीज आर फास्ट रिएक्शंस। सर एक पोटेशियम आयोडाइड वाली भी रहती है ना, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। हाँ, बहुत सारी रिएक्शंस है। एक मैंने सर का एग्जांपल दिया है कि जो रिएक्शन है वो आयनिक में आयंस के बीच होती है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होती हैं उनके बीच जो रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ना। जैसे तुम्हें अगर रिएक्शन करानी है कार्बन की ऑक्सीजन से, तो ये इतनी आसान रिएक्शन नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हीट करना होगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, फिर कार्बन इससे रिएक्ट करेगा, देन CO2 बनेगी। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। इस दोनों में क्या है डिफरेंस? ये रिएक्शन कैसी है बोलो? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन है। तो ये आयनिक रिएक्शन नहीं है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, CO2 मॉलिक्यूल। फास्ट इसलिए होती है क्योंकि ये आयंस हमारे फ्री हैं, जैसे सॉल्यूशन में डाले।
इनमें कुछ तोड़ना नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फ्री आयंस थे। कैसे थे? फ्री। और जैसे ही ये Ag और Cl आपस में मिलते हैं तुरंत क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनने से क्या होता है? सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, पढ़ लिया ना थर्मोडायनेमिक्स? तो हाँ, पढ़ तो लिया है, फिर तो तुम्हारा काम यूज कर लेंगे हम नॉलेज का। सुनो, बताओ एंट्रोपी किधर जाने पे डिक्रीज हो रही है? लेफ्ट टू राइट? बोलो, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा एंट्रोपी? सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज? सर डिक्रीज। हाँ, तो बताओ अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, ओवरऑल एंट्रोपी भी क्या करती है? डिक्रीज। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनने की वजह से ओवरऑल एंट्रोपी में डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे याद रखना है तुम्हें कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये सब पढ़ा है तुमने? बताओ सिस्टम का रैंडमनेस कम किया कि नहीं किया हमने? हाँ सर वो पढ़ा है। हाँ, तो उसी से आता है ये। सर पर एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव से फॉरवर्ड बैकवर्ड वो नहीं पता है। वही सर नहीं बताया ना, ये तुमने पढ़ा है ना बच्चे, ये डेल्टा जी वाला। हाँ ये पढ़ा है। हाँ, तो उसका एप्लीकेशन नहीं है वहां सर, पे। फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन एंट्रोपी से रिलेट करके अभी नहीं बताया। इक्विलिब्रियम धीरे धीरे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं चालू हुआ है ना, तो वो आता रहे। अगर अभी एंट्रोपी पता, फिजिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। अच्छा हाँ, तो उसका एप्लीकेशन आता जाएगा और उसमें ये सब चीजें आएंगी, तो वो तो पढ़ना ही है अल्टीमेटली, वो आएगा धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, तो यही याद रखो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये तो नेगेटिव है ही, और ये माइनस टी है। डेल्टा एस भी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो तो ओवरऑल इसको नेगेटिव किया जा सकता है। फाइनली रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होती है रूम टेम्परेचर पे। तो ये सब चीजें हैं, बट इतना याद रखो, मैं एक सिंपल लाइन बता रहा हूँ। अगर किसी भी इक्वेशन में रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे होता है ना कि तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है। तो ये सारे जो एम्स है तुम्हारे, है ना, ये जो तुम्हारे जो है गोल्स हैं, इसी की पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करना तुम्हारा गोल नहीं है, गोल तुम्हारा कुछ और है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करना पड़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही है, AgCl जो है बनता है इसलिए रिएक्शन होती है। रिएक्शन देख के एक्सोथर्मिक नहीं पता लगता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है उसमें। ये हर जगह नहीं बता सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम देख के बता दें कि रिएक्शन एक्सो होगी कि एंडो। कुछ चीजें हैं, जैसे कंबस्शन की रिएक्शन जो होती है वो एक्सो होती है ना, इतना तो बता सकते हो ना तुम? हाँ सर। न्यूट्रलाइज, हाँ इतना बता सकते हो। हर एक रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हो, बता भी सकते हो, धीरे धीरे बता पाओगे। थोड़ा दिन और पढ़ लो फिर बताने लगोगे। बट ऐसा कोई वो नहीं बता सकते कि एक ट्रिक बता दी और सब तुम जान गए, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड कर जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इसका उसमें, क्योंकि एक्सो एंडो का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है वो एक पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल? बताओ, बोलो, डायरेक्शनल कि नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, कैसे होते हैं नॉन डायरेक्शनल? तो पहले भी लिखाया था जब आयनिक पढ़ाया था हल्का सा। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब है इनका किसी भी डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, तो हम बोलेंगे भाई पीएक्स लाए हो, और अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो पीएक्स लाना पड़ेगा, तो फिर ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई बॉन्डिंग, दैट इज डायरेक्शनल बॉन्डिंग। लेकिन आयनिक बॉन्ड्स डायरेक्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है
ये एक तरीके का सोर्स है, हर तरफ ये अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर तरफ है, हर एक तरफ। और जो इससे माइनस चार्ज है वो किधर से भी आकर के जुड़ सकता है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन से ये आएगा, किधर से भी आओ और इसके साथ लग जाओ, इसलिए ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं फजान्स रूल, क्योंकि उससे एक्सप्लेन करेंगे। फजान्स रूल, तो फजान जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इनके नाम पे ही फजान्स रूल बोलते हैं। अच्छा बताओ, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं या आयनिक जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, ये हम पढ़ने हैं इसमें। ध्यान से सुना, यहां पे मान लो मैंने एक कैटायन लिया, मान लो लिया ए, कैटायन को कैसे लिखते हैं, सी से ले लेते हैं, और हमने उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया, तो कैटायन जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, प्लस चार्ज। अब जो कैटायन है क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बताओ ये दूर से जो इसको ऑब्जर्वर देखेगा, एक बच्चा दूर से खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा बच्चे को कि यार ये तो पॉजिटिव चार्ज है, भले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन चूंकि जब उसके प्लस चार्ज आ गया तो ओवरऑल एज ए कैटायन बिहेव करेगा वो। ठीक है, ये अच्छी बात है। साथ में इसके एक एनायन भी था, इन दोनों ने आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लिया था। एनायन जो था जनरली उसका साइज थोड़ा बड़ा ही होता है, तुमको पता है, एनायन जो है जनरल जो है सर। थोड़ा सा, जरूरी नहीं है, कई बार होगा कि मान लो तुमने जो है कैटायन सीजीएम प्लस ले लिया और एनायन एफ माइनस ले लिया, तो जाहिर सी बात है सीजीएम प्लस थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जनरली अगर कहीं पे भी देखेंगे तो एनायन थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, एनायन पे क्या माइनस चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, और उसका माइनस चार्ज जो है वो ऐसे कैसे रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरे पे फैला होता है माइनस चार्ज। लेकिन कैटायन जो है ये बेचारा अपना ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट कर चुका होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इस वाले एनायन का भी कंप्लीट है। बट कैटायन क्या करता है, चूंकि इसका नेचर है माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करना, तो ये गलती से नेचुरली इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करने लगता है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ये पोलराइज्ड, क्या करने लगता है सर, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, दैट अट्रैक्शन इज पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलराइजेशन। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि कैटायन का तो ये नेचर है ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अब उसके पास एक गोला रखा हुआ था माइनस चार्ज का, जो कि एनायन था, है ना, लेकिन ये भूल गया, ये उसका ऑर्बिटल पेनिट्रेट करता है ना वो। हाँ, वो तो ऑर्बिटल्स पेनिट्रेशन, वो तो अभी बताएंगे ना, अभी कहाँ हुआ, अभी तो खींच रहा है सिर्फ, अभी पेनिट्रेशन कहाँ हुआ, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ना, पहले अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इधर अट्रैक्ट होगा उससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मतलब अगर ऐसे माइनस चार्ज था, पूरा स्फीयर अगर ऐसा था, बड़ा सा ले लो एक ये, और यहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बताओ इधर कैटायन तो नहीं है, राइट साइड में कैटायन तो यहीं पे है, तो ये माइनस जो है इधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे पोलराइज्ड हो जाएगा। इधर माइनस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम चार्ज, क्योंकि कैटायन इधर है ही नहीं, कैटायन सारा इधर है। इससे क्या होगा, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, ओवरलैप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट करने लगेंगे। तो ओवरलैप यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा। तो ये जैसे ही ओवरलैप करेगा वैसे ही बताओ इनके बीच कौन सा कैरेक्टर आएगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से कौन सा कैरेक्टर आता है, बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ दो चीजें हम लोग देखते हैं, कैटायन ने पोलराइज किया है, किसको पोलराइज किया है, कैटायन ने किसको पोलराइज किया है,
एनायन को। तो इसको बोलते हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइज करने की कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, लिखेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और इसको क्या लिखेंगे? ये पोलराइज हुआ है, और जितना बढ़िया से पोलराइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये इसकी क्वालिटी है एनायन की। कैटायन की क्वालिटी क्या है? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये एनायन की क्वालिटी है। तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं। कैटायन पोलराइज करता है, एनायन पोलराइज होता है। तो इन दोनों चक्कर से क्या हो जाता है, ओवरऑल हमारे पास जो क्या कहते हैं, ये कैटायन और एनायंस हैं जो कि आयनिक कंपाउंड बना चुके थे, आयनिक बॉन्ड बना चुके थे, इनके बीच ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी होने लगती है, और फाइनली इनके बीच कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। जैसे ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो बताओ ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। लिखेंगे व्हेन अ कैटायन अप्रोच कर रहा है, पास में बैठा हुआ है, एंड एनायन देन सर मैं लैग कर गया। क्या सर लैग हो गया? सर मेरी तरफ वो ऊपर वाला पार्ट मिस हो गया। मिस हो गया? कहाँ तक? देखो कैटायन और एनायन तक समझ में आया है। कैटायन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। एनायन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये कैटायन रखा हुआ था, इसके क्लोज में एनायन रखा हुआ था, लेकिन कैटायन की क्वालिटी क्या है? एनायन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। तो बोलेगा कि आ जाओ भाई, आ जाओ, पास आ जाओ। उससे क्या होगा? इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये कैटायन भूल गया है कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है, इसको ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, नेचुरली उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो माइनस चार्ज को तो खींचेगा जरूर। इससे होता क्या है, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने लगते हैं। जैसे ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे में पेनिट्रेट करेंगे, वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगेगा। अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर आया है, इसके अंदर दो बातें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि कैटायन कितना ज्यादा पोलराइज करता है, कितना ज्यादा खींचता है अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दूसरी क्वालिटी एनायन की है कि वो पोलराइज होना चाहता है कि नहीं, दैट इज एबिलिटी टू गेट पोलराइज। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ एनायन ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम पोलराइज नहीं होंगे, जितना दम लगा लो, खींच लो, हम आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। तो ये सब चीजें यहाँ मैटर कर जाती हैं। तो इसको ही फजान ने रूल्स के फॉर्म में दिया है, वो चीजें हम आगे लिखेंगे, लेकिन जो मैंने समझाया है उसको एक मैं लिखा दे रहा हूँ। तो लिखेगा when a cation approaches an anion, सिग्मा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बट प्योर सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा उसके अंदर, कैरेक्टर सिग्मा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बॉन्डिंग हो रही तो सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन एक्चुअल में तो आयनिक कंपाउंड है ना, वो कोई कोवेलेंट कंपाउंड तो नहीं है कि इसमें हम बोल देंगे प्योर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फुल्ली आयनिक, राइट, ऐसे कह सकते हैं कि अभी आगे पढ़ाएंगे फुल्ली आयनिक कहने करने क्या पोजीशन है। पहले मैंने तुमको उसमें बताया था, आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, दो फॉर्मूले बताए थे। तो 100% आइडियली तो आयनिक नहीं मिलेगा तुमको, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये बात ध्यान रखना है ना। ओके, वेरी गुड। When a cation approaches an anion, then the positive charge of, ये देखो जो मैं लिखा रहा हूँ इस पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। Then the positive charge of cation attracts the electron cloud। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, फैला हुआ पूरी तरफ एनायन पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन है ना, टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचा था, फिगर में दिखाया था, टुवर्ड्स इटसेल्फ
टुवर्ड इटसेल्फ। क्यों ये खींच रहा है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ खींचने का, इसको भी लिख देते हैं ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक Charge. फोर्स। हाँ, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन, ये तो नेचुरल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो है, वो तुम खींचेगा जरूर, है ना। अच्छा, एक और इसमें फोर्स तो हमेशा लगेगा, एनायन का कह लो या कैटायन का कह लो, दोनों के पास न्यूक्लियस तो है ही ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में रिपेल भी तो करेंगे, तो हाँ ऐसा सर। तो नहीं कि ये बिल्कुल घुस जाएगा इसमें, केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही हल्का सा शिफ्ट होगा। तो ये इसके दोनों के क्या होते हैं, जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले जो न्यूक्लियस वो भी रिपेल करते हैं, तो कंबाइंड जो इफेक्ट होता है, इनको मिला के क्या होता है, इसको मिला के क्या होता है, hence anion is elongated, जैसे ऑर्बिटल्स elongate करते थे ना वैसे, towards the cation and their orbitals overlap with each other and it have some covalent character। कैटायन एनायन क्या लिखते हैं, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना हुआ है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन और डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। जो ये एक तरफ इलोंगेट हो गया, कैटायन की तरफ जो ये क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, या कह सकते हैं इलोंगेट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया एनायन का बाय द कैटायन, तो लिखेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इट इज द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ ही लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन टू polarize the electron cloud of anion, and polarizing power जो है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा टर्म क्या है, पोलराइजेबिलिटी। इट इज द एबिलिटी, बोला था ना मैंने, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, टू गेट पोलराइज्ड किसके द्वारा, किससे, बाय द विच थिंग, कैटायन। अच्छा, देखो 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 देखो, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो कुछ। तुम क्या लीव कर गए थे क्या 12 नंबर 12 नंबर, तुम मीटिंग से हट गए थे क्या? अच्छा, सुनो सुनो, ये वाला समझ में आया था कि नहीं, यहाँ बहुत देर से नहीं हो क्या, ये वाला समझ में आया था तुम्हें कि नहीं, कैसे ये एक दूसरे को खींचते हैं, है? हाँ ठीक है। तो डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन का दूसरा नाम है। डिस्टॉर्शन का मतलब है अपनी जगह से हट जाना, डिस्टॉर्ट हो जाना, बल्ज हो जाना। तो कैटायन जो है ये एनायन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। इस जो फेनोमेना है यहाँ पे, इसको ही तो बोलते हैं डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। तो डिस्टॉर्शन इज नथिंग बट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स क्या है, पोलराइजेशन मीन्स इलोंगेशन और shifting of electron cloud of anion, लिखा है। ये डिस्टॉर्शन कैसे हुआ, लिखा है anion is elongated towards the cation। ये जो फेनोमेना है, इलोंगेशन जो हो रहा है एनायन का कैटायन की तरफ, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन, है ना। और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या लिखा है, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा
इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ आएगा। तो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। तो पोलराइज वर्ड का मतलब क्या हुआ समझो। पोलराइजेशन का सिंपल मतलब हुआ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स व्हाट, कैटायन। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिए। हाँ तो सर नोट, समझा। अच्छा कहाँ से लिखोगे बताओ? पूरा लिख लिया? किसी को कुछ लिखना है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर यहाँ से लिखना है। ओके, तो पोलराइजेशन वर्ड का मतलब समझें। पोलराइजेशन वर्ड का मीनिंग समझें आप लोग। लास्ट लाइन दिखा रहा हूं, इन लोगों को लिख लेने तो पहले। क्या लिखा है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन टुवर्ड्स द कैटायन। नेक्स्ट लिखोगे इम्पोर्टेंट। बताओ, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हायर पोलराइजेशन, हायर इज द व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो अब फजांस रूल जो है वो लिख लेते हैं। पहला रूल है कैटायन के लिए, लिखेंगे कैटायन के लिए रूल है ये। कैटायन से कैसे डिपेंड करता है, कैटायन से कैसे चेंज होता है। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग the charge on cation and on decreasing the size of cation, its polarizing power increases. Its polarizing power increases. Hence, बताओ उससे क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर increases. अब इसको समझाऊंगा मैं कैसे होता है। एक स्टेटमेंट तो लिखा दिया मैंने। ये लिखने के बाद क्या बताया? कुछ नहीं, ये लिखा है कि हायर इज द पोलराइजेशन, हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। देन फजांस रूल आ गया। फजांस रूल क्या बोलता है? कैटायन के लिए क्या बोलता है? ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन कैटायन, ये चार्ज लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन कैटायन and on decreasing the size of cation, its polarizing power increases, hence covalent character increases. मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज ऑन कैटायन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा?
उसकी पोलराइजिंग पावर होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सिमिलरली जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब इसको मैं तुमको फील कराता हूँ कैसे होता है ये, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। पहले इसको लिख लो, कैटायन का लिख लिया, साइड में समझा देता हूँ, सुनो। मान लो हमारे पास, पहले तुमको दिखा देता हूँ चार्ज का, एक Li प्लस है और एनायन मान लो मेरे पास Cl माइनस ही है या F माइनस है। तो Cl लेने। हाँ चलो F माइनस ले लिया। एक हमारे पास B+2 है और एक F माइनस है। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? F लिख लो माइनस। F माइनस। तो एनायन का तो डिफरेंस ही नहीं है, उससे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेम है। अच्छा बताओ Li प्लस यहाँ पे रखा हुआ है और F माइनस यहाँ पे है, एंड जो B+2 है वो यहाँ पे है और F माइनस वो यहाँ पे है। तुम ये बताओ मुझे, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कि इसकी? चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? या ऐसे बताओ किसमें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्शन होगा? छोटा सा है, चार्ज ज्यादा है, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी किसमें ज्यादा है, Li प्लस में या B+2 में? B+2 में ज्यादा है ना, B साइड में B+2 का एक्चुअल होता है। तो एक चीज होती है चार्ज डेंसिटी, उससे डायरेक्ट भी समझ सकते हो। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। और साइज तुमने पढ़ा है Li प्लस इज ग्रेटर देन B+2। तो चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे Li प्लस डिस्टॉर्शन थोड़ा कम कर पाता है, करता है, लेकिन जो B+2 है वो काफी ज्यादा करता है। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए हमने क्या लिखा है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो चार्ज बढ़ाने पे इंक्रीज करता है। बिकॉज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना भाई। अगर +2 चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो ज्यादा करेगा, या +1 वाला? जाहिर सी बात है +2 वाला। अब +2 वाला अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो उससे क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि शेयरिंग जो है, जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की, वो इंक्रीज करती है बच्चों। अब साइज का एक मैटर देख लो, थोड़ा सा खुला वाला, इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ये तो चार्ज पे लिख लो, चार्ज के लिए यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे देखो साइज वाला एक ले लेते हैं। साइज में एक मैंने ले लिया LiCl, एक मैंने ले लिया NaCl। बताओ इसमें से क्या कॉमन है दो में? Cl। बोलो। Li प्लस और Na प्लस में किसका साइज बड़ा है? Na का। Na+ का। अब अगर तुम ये बताओ, एक एनायन इतना बड़ा रखा था, एक को ये जो है अपनी तरफ खींच रहा है और एक को ये खींच रहा है। बताओ इंटेंसिटी खींचने की किसमें ज्यादा लग रही है? छोटे वाले चार्ज के थ्रू या बड़े वाले? छोटे वाले। छोटे वाले। ये इंटेंस है, चार्ज बराबर है लेकिन चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा है? छोटे वाले में। तो ये क्या होगा? बहुत डेंसिटी के साथ खींचेगा, ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ। और ये क्या होगा? बोलेगा अरे चारों तरफ बटे हुए हैं, कहाँ खींच पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो बताओ ज्यादा किसमें हुआ? और पास होते हैं, मैं थोड़ा छोटे समझाने साइज में। बता रहा हूँ, छोटे साइज में। तो बताओ किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, LiCl और NaCl? LiCl। कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, Li प्लस की या Na प्लस की? पोलराइजेबिलिटी ना, सॉरी, पोलराइजिंग पावर, सॉरी। पोलराइजेबिलिटी तो एनायन के लिए लिखेंगे बच्चों। Li प्लस की क्या ज्यादा होगी? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ये याद रखना, जिसका साइज छोटा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। बट लेकिन जो पॉइंट लिखा है वो बहुत सिंपल सा है। ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन कैटायन and on decreasing the size of cation, its polarizing power increases, hence covalent character also increases.
फिर ये दोनों टर्म में लिखे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन। इसके दो एग्जांपल्स ले लिए हमने, एक LiF और BF2 एक्चुअली है वो, और एक LiCl और NaCl ले लिया। तो नंबर ऑफ एनायंस से डिपेंड नहीं करता है फजांस रूल में या आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर। नंबर से मतलब नहीं है कि 2 फ्लोरीन है या 1 फ्लोरीन है, साइज से और चार्ज से डिपेंड करता है। एक ही एनायन का चार्ज लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना LiF और BF2, तो बताओ जो ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, विच वन इज मोर कोवेलेंट? F2। BF2। हाँ, तो हम एक ही चार्ज इसका F माइनस को देख रहे हैं, तो ये दोनों जगह सेम है, इसको छोड़ दिया। फिर देखा B+2 और Li++ में B+2 का चार्ज ज्यादा था, इसलिए इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये सिंपल लॉजिक है। दोनों पॉइंट लिख लिए कैटायन के? यस सर। नोट कर रहे हो क्या कुछ इसमें से? अच्छा, एनायन पे आते हैं, एनायन पे आते हैं। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है फॉर एनायन, जो दिया है फजान ने। सिंपल है, लॉजिकल है, तुम्हें समझ में आएगा, कुछ इसमें नया नहीं है। लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग बोथ साइज एंड चार्ज ऑन anion, its polarizability increases। अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। वेरी गुड। हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इतना तो समझते हो। नाउ अब हमारे सामने लिखा हुआ है सिंपल सा कि एनायन के लिए क्या है, फॉर एनायन कोवेलेंट कैरेक्टर, पूरा लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं लिखा नहीं होगा। साइज, हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? साइज ऑफ एनायन के प्रोपोर्शनल है and covalent character also proportional to charge on anion। ठीक है, इसको समझाते हैं पहले। सर इसमें दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, दोनों प्रोपोर्शनल है, उसको समझ लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। अब मैंने तुम्हारे सामने ले लिया एक NaF और NaCl, बताओ क्या कॉमन है इसमें? Na। ये A ले लिया, ये B। हाँ, इसमें हम कंपेयर करेंगे साइज के हिसाब से। तो Na तो कॉमन है, उसको तो हम लोग इग्नोर करेंगे, उससे मतलब नहीं है। F और Cl से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एनायन का फर्क आ गया। बताओ कौन सा वाला एनायन लार्जर है साइज में? Cl-। तो आप इसके बाद जब इसको जब ऐसे बनाओगे ना, तो ये तो Na+ और ये ऑलमोस्ट क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है साइज में, लेकिन Na+ और Cl- में ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? तो ये Na+ क्या बोलेगा, ये तो बहुत ज्यादा सामान है अपने पास, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको खींच लो आराम से, इसमें बराबर पड़ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाता है, कम कर पाता है। तो जितना बड़ा साइज होगा, अगर मैं यहाँ पे NaBr ले आऊं तो बोलेगा सोडियम की और अच्छी बात है, अब तो मैं और जो है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास बैठा है उसका साइज और बड़ा है, तो इसके पास तो और चांस है, देखो जल्दी से इधर आने के, है ना? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो तो सेम है Na+ की, लेकिन जितना बड़ा साइज होगा उतना दूरी भी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पोलराइज, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है इधर, क्या बढ़ रहा है? पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजेबिलिटी जो है F-, Cl- और Br- में किसकी ज्यादा है? बोलो। Br-। हाँ, इसलिए बताओ NaF, NaCl, NaBr में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? NaBr का। NaBr। कर लोगे ना आराम से सवाल? हाँ सर। इसको नोट करो जल्दी।
हो फिर गया एक मिनट वो स्टेटमेंट दिखाओ ना नैन वाली। सर अच्छा एक और बार शॉर्ट में रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ अभी रिपीट करता हूँ रुको। देखो हाँ इसको रिपीट भी करते हैं। एनायन में क्या लिखा है देखो, ऑन इंक्रीजिंग बोथ साइज एंड चार्ज ऑन एनायन, मीन्स हमारा जो एनायन है उस पे जो चार्ज है अगर उसको बढ़ाएं या उसका साइज बढ़ाएं, दोनों ही तरीके से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्योंकि देखो स्फेरिकल मानते हैं हम एनायन को या कैटायन को, तो जब जितना बड़ा होगा स्फीयर उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ज्यादा डिलोकलाइज होगा, दूर दूर होगा। और कैटायन उसके पास बैठा हुआ है तो उसको खींचना आसान होगा, अट्रैक्ट करना इजी होगा, है ना, चोरी करना उसके लिए आसान है। उसने चोरी कर रहे हैं क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो आयनिक है, लेकिन वो उसके अंदर कोवेलेंट ला रहे हैं, तो वहां से वो क्या करता है, छीन लेता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, डिस्टॉर्ट करता है, पोलराइज करता है। तो साइज बढ़ाने पे भी कैटायन को चांसेस ज्यादा मिलते हैं। और अगर तुमने चार्ज ही माइनस का बढ़ा दिया तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, माइनस चार्ज खींचता है वो, तो माइनस चार्ज बढ़ा रहे हो उस पे, तो जाहिर सी बात है पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, मीन्स उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर मैं एनायन पे चार्ज बढ़ाऊं तो खुलेआम समझ में आ रहा है कि एनायन पे चार्ज बढ़ाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हाँ यस वेरी गुड, भेज देंगे। देखो मैं इसको तुमको जो है यहाँ पे समझा देता हूँ, दूसरा वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। बोलो एक्सप्लेन हो गया? किसी ने बोला था कि एक बार एक्सप्लेन कीजिए। Na2S और NaCl में अभी करा देते हैं, चलो उसी को। NaCl उसी का तो यहाँ पे कराया जा रहा है। बताओ क्या है कैटायन Na+ और क्या है एनायन? S2-। हाँ बताओ किस पे चार्ज ज्यादा है? अगर तुम्हें कहीं साइज में फर्क डिफरेंस समझ नहीं आए तो याद रखना जो चार्ज है वो डोमिनेट करता है, चार्ज हाँ डोमिनेट्स सर यही डाउट था। चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज, एक लाइन लिख लेना, आंसर कभी गलत नहीं होगा इससे। क्योंकि चार्ज का मतलब है एक्चुअल में तुमने उसको डबल रुपया दे दिया, अब उसे छीनना आसान है ना। इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 2 रुपए हैं, पैसे का फर्क है ना, साइज कितना फर्क होगा, 10%, 20%, 30%, लेकिन चार्ज तो सीधे सीधे डबल है। तो जब चार्ज डेंसिटी निकालोगे एनायन के ऊपर तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, चार्ज अपॉन साइज। अब इसका चार्ज अगर डबल हो गया तो साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, चार्ज ही अगर तुमने डबल किया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, Na+ से खींचना आसान होगा Na+ को। इसको यहाँ समझ लेते हैं, Na+ मान लो इतना बड़ा है, Cl- मान लो इतना बड़ा है, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या है, खींच रहा है। यहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा। फिर Na+ यहाँ बनाया, लेकिन S- जो है थोड़ा सा साइज भी उसका बड़ा है, एक्चुअल में थोड़ा साइज भी बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे ज्यादा है, -2 चार्ज है। कितना है? -2 चार्ज। ये बोलता है मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, कितना लेना है तुमको, चलो लो इलेक्ट्रॉन, खींचो अपनी तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ता है ना, +1 चार्ज और -2 चार्ज के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, +1 चार्ज और -1 चार्ज के बीच अट्रैक्शन कम होगा। Q1 Q2 जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना हम लोग, F प्रोपोर्शनल यस टू, सर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन है। तो बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा कोवेलेंट हो गया? Na2S। Na2S। बोलो कोई दिक्कत? नो अब सर। तो लिख लो, और एक नीचे पॉइंट लिख देता हूं, इनमें दोनों में किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा पोलराइज होना चाहता है ज्यादा? S2-। ठीक है। सोडियम तो बोलता है मैं तो कॉमन हूं, अब तुम लोग से डिसाइड हो जाएगा, ये S2- है, ठीक है, S2-। आसान चीज है ये, कॉन्सेप्चुअल है, इसके अंदर तुमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो 2 पॉइंट ये मेन हो गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी जो है एक पॉइंट इसके अंदर आता है, बस सबसे मेन पॉइंट वही होता है, अगर वो तुम लोग ने याद रखा
तो फजांस रूल के ऊपर जो भी सवाल होंगे उसको बहुत आसानी के साथ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं इसमें actually। नोट हो गया? क्वेश्चन देने क्या इस पे थोड़े प्रैक्टिस के लिए अभी एक दो कर लो इस पे, देखते हैं क्या आंसर कर पाओगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, इसमें पॉइंट अभी हैं, 2 पॉइंट लिखे हैं और पॉइंट हैं, 1 पॉइंट और इसमें ऐड कराऊंगा, बट आज का टाइम थोड़ा कम है तो आज थोड़े इस पे सवाल कर लेते हैं जो पॉइंट पढ़े उस पे। अब मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ NaCl, MgCl2, AlCl3, CCl4 अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा ले लेते हैं CHCl, RbCl, BCl2, MgCl2, AlCl3। तीसरा ले लेते हैं, इनको नंबर दे देना तुम लोग, नहीं समझ में आया 1 2 3 4 5, उसमें बताना कैसे ज्यादा होगा, ठीक है। MgF2, MgO, Mg3N2। अब बोलिए क्या आंसर आएंगे। बोलो। 1 2 3 4 मतलब सही है तुम्हारा फिर तो। देखो इसमें ऐसे लिख लिया करो, ये +1 है, ये +2 है, तो चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज देखने की जरूरत है नहीं ज्यादा, डायरेक्ट आंसर आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। एक्चुअल में साइज भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों तरीके से ये ऑर्डर ही आएगा। Na+ बड़ा साइज का है, Mg+ छोटा साइज का है, तो साइज और चार्ज दोनों प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? सेकंड में भी लेफ्ट टू राइट ही है। हाँ, चार्ज जो है ऑन कैटायन
इंक्रीज किया है, अगर चार्ज कैटायन पे इंक्रीज किया है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसमें देखिए CS साइज डिक्रीज किया है कैटायन का। डिक्रीज किया है, तो भाई सीजियम और आरबी में तो आरबी ज्यादा कैसा होगा कोवेलेंट, यहाँ तक तो ये है ज्यादा। तो अभी ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर लिख लो इसके 1 2, ये नीचे लिख दें, चार्ज ना समझ लेना। कभी कभी ऐसे एग्जाम में नंबर दिया होता है 4 5, इनमें कंपेयर करना है। एक्चुअल में तो ये सीधे ही लिखा हुआ है, बी जो है वो +2 है, Mg +2 है और Al +3 है। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 3 और 4 में। बताओ सबसे ज्यादा चार्ज का किसमें? साइज छोटा है तो हाँ, AlCl3 वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। सबसे कम कोवेलेंट कौन सा है? सीजियम वाला। सीजियम हाँ, वाला। इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है और चार्ज इसमें 1 है। देन फिर RbCl आ जाएगा। अब हमारे पास +2 वाले 2 हैं, इसमें बताओ कौन सा होगा लेस कोवेलेंट? सर MgCl उसका साइज बड़ा है कंपेयर। हाँ, Mg का बड़ा था इसलिए वो आयनिक हुआ। सर इसमें भी हम चार्ज का प्रोडक्ट करके देख सकते हैं ना, जैसे चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चार्ज ज्यादा है। सेम है, एनायन इज सेम, एनायन को नहीं टच करना है। सर नेक्स्ट वाले में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा ये कोवेलेंट, तो 1 2 3 4 5 से भी देखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, देन फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 3 एंड देन 5, ऐसे आया था। हाँ सर। 4 3 5, गुड, वेरी गुड। ओम ने मेरे आंसर दिया है वहां पे, चैट में दिया है उसने, एंड उसमें और बच्चों ने दिया है, उनका भी सही है एक्चुअल में। आदित्य CAlMgNA, तुमने डिक्रीजिंग दिया, ठीक है, वो भी ठीक है। अब इसमें बताओ, तीसरे वाले में बताओ। सर सेकंड वाले में डाउट था। हाँ, अगर मतलब वो BCl2 और AlCl3 में हम चार्ज को प्रेफरेंस देंगे या साइज को, क्योंकि देखा जाए तो बी का साइज तो छोटा होता है ना। हाँ, तो इसमें ये देखना है तुम्हें, यहाँ बी और एल्यूमिनियम में ना डायगोनल रिलेशनशिप है, कैसा है? हाँ, डायगोनल। तो B+2 और Al+3 का साइज कंपेरेबल है, कैसा है? अच्छा, हाँ हाँ सही है, ठीक है। और तो वैसे भी चार्ज ही देखेंगे, ये सिर्फ चार्ज ही देखना है, क्योंकि साइज किसी का कितना बड़ा हो सकता है, 50%, 60%, 70% ले लो, 80% भी ले लो, है ना, जो तुम्हारे सामने दिए होंगे। और अगर चार्ज में डिफरेंस है तो सीधे 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। यहाँ पे चार्ज कितना है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, 2 का 3 कितना हुआ, 1.5 गुना ज्यादा हुआ ना। तो ये चीज है। हाँ, तो मतलब साइज में तुम्हें ज्यादा फंसना नहीं होगा, हमेशा चार्ज अगर है तो उस पर फोकस करोगे तो आंसर गलत नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि चार्ज ही देखना है, कब, जब चार्ज जो है अलग हो। साइज तभी देखना है जब चार्ज क्या हो, व्हाट। यहाँ देखो हमने साइज देखा है, और इस वाले को मैंने क्या कर दिया, विनर कर दिया पहले ही, कि तुम जो है सबसे बड़े थीफ हो, जिन्होंने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड चुराया है, वो तो 5 नंबर पे रहेगा। अच्छा, ये वाले में बताओ आंसर कैसे आएगा, आज का लास्ट सवाल जो है। मैं आज होमवर्क भेजता हूँ तुम लोग, हाइब्रिडेशन के सवाल नहीं भेजे क्या मैंने, असाइनमेंट जो थे, हाइब्रिडेशन, बीबीटी, रेजोनेंस, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये टॉपिक पढ़े कि नहीं? चौथा टॉपिक फजांस रूल है, सबसे लंबा टॉपिक तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इससे पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, ये वाला नहीं है। रेजोनेंस तो एक बार पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक में। अच्छा, इसमें बताओ क्या कंपेयर करोगे? सर पोलराइज, बोलो, चार्ज देखेंगे, क्या कॉमन है उसको पहले काट दो, बोलो तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें अब देखना, O2 माइनस को देखना, N3 माइनस को देखना। तो सिंपल है, चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ था, है ना। हाँ सर, जाएगा MgF2 बोलेगा मैं आयनिक निकल गया, और Mg3N2 बोलेगा मैं ज्यादा कोवेलेंट निकला हूं, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। तो 213 जिसने आंसर दिया है कैसे दिया मुझे समझाओ।
सर नहीं, वो गलती से लिखा था। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर जो है अपना जो होमवर्क है वो देता हूँ। तो ये लिख लिया, कुछ लिखना है, एंड करें फिर आज? कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए थे तो सही कर लो, अब तो कंफ्यूज नहीं हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि चार साइज 4 बार है ना? ये 2 बार कह लो, एक बार चार्ज है, फिर एक साइज, फिर चार्ज, फिर साइज, तो वो एक साथ समझना है तुमको। तो सबसे अच्छा रहता है तरीका कि कॉमन वाले को कट कर दो, फिर कंपेयर कर लो। सर अलग अलग होंगे तब क्या करते हैं? अलग अलग होंगे तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है, और गट्स। लगता है थोड़ा बहुत लॉजिक। उसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अभी एक पार्ट बचा है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट अगर आ जाए, कॉपर का आ गया क्लोराइड, तो फिर उसमें जो है बहुत आसान एक तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगता है कि नॉन मेटल है या मेटल है, किसका क्लोराइड है, तो उस तरीके से बहुत आराम से बता सकते हैं। यस, स्यूडो नोबल गैस तो आसान है, कुछ टफ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो किसी को नोट तो करना नहीं था? सर ये चैप्टर के नोट्स भेज दो ना। हाँ भेज दूंगा, ओके। हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस तो उसमें है जो मैंने असाइनमेंट भेजा है। मेरे पास और असाइनमेंट्स हैं, वो मैं इसलिए उसमें डिले हो गया, उसको वर्ड से पीडीएफ करना था, और मैं बिजी था, कल किसी ने बोला था मुझे, अभी भेजता हूँ आज, ठीक है? चलो 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 ठीक है, भेजता थैंक हूँ। यू। हाँ थैंक यू सर। हाँ, यस यस, बाय बाय। अभी मुझे चेंज करना होगा ना, क्लास है ना तुम्हारी कि नहीं है? है सर क्लास। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ये जरूर याद करके आना लास्ट नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय। प्रॉपर केव मिळाली आपल्याला, जस्ट समोरच बनव, ती चेस्ट साठी जागा ठेव आणि मग बाकीचे मीटिंग स्वतः। ओके, मीटिंग स्वतः करायची। दाखवून आणायचं साईडला मोहित माइक ऑन है तेरा। मोहित म्यूट